हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एंड आज की मार्केट्स रही बहुत ही ज़्यादा फैंटेस्टिक। जिन चीज़ों का हमें वेट था ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें आज मार्केट ने कर दिखाई हैं। बट है एक थोड़ा सा ट्विस्ट। चलिए जानते हैं ये सारी बातें क्या हैं। सबसे पहले निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है 18,200 का मार्क और बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है हमारा 43,000 का मार्क। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल्स थे हमारे लिए एंड इन दोनों ने आज दोनों को ही ऊपर से क्रॉस कर दिया है एंड वहाँ पर सस्टेन भी करा है। तो ये बुल्स के लिए एक थोड़ी सी अच्छी बात है। जो लोग वेट कर रहे थे कि क्या निफ्टी में एक फर्दर डाउनफॉल आएगा, मैंने फ्राइडे को भी ये बात करी थी कि जिन रीजंस की वजह से आज मार्केट गिरी है उसमें एकदम से इतना ज़्यादा बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस ली होंगी फ्राइडे को वो लोग इस टाइम पे थोड़े से पछता रहे होंगे। बट शायद से हो सकता है उनके लिए भी अभी थोड़ी होप हो, क्योंकि आज मार्केट्स बढ़ी ज़रूर हैं बट उसके साथ विक्स भी बढ़ा है। बट इस बार विक्स के बढ़ने पर मैं उतना ज़्यादा चिंता में नहीं हूँ। विक्स के बढ़ने के मुझे यहाँ पे जो लगता है, मुझे दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि विक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो था एंड जो मार्केट में पिछले कुछ दिनों में हमने मूवमेंट्स देखी हैं, ऊपर रैपिड डाउनफॉल्स एंड उसके बाद एकदम से मार्केट का ऊपर बढ़ना, तो लोग शायद से अपनी वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशंस अब बढ़ा रहे हैं। तो मैं उतना ज़्यादा इस टाइम पे जो विक्स का इंटरप्रिटेशन है मैं ऐसे नहीं करना चाहूँगा कि लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है इस लेवल्स को लेकर। निफ्टी में हो सकता है कि यहाँ से हमें कंसोलिडेशन दिखे थोड़ा सा, क्योंकि विक्स भी ऊपर जाके बढ़ रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि विक्स की इस टाइम पे कौन सी इंटरप्रिटेशन हमारी सही निकलती है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर टाइम पर विक्स की सेम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। विक्स अपने आप से आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताएगा अदर देन वॉलेटिलिटी क्या चल रही है। अगर आपको मार्केट इंडिकेशंस चाहिए तो आपको मार्केट के बारे में भी देखना पड़ेगा कि मार्केट में कुछ दिनों में क्या हुआ है, क्या न्यूज़ फैक्टर चल रहा है। न्यूज़ फैक्टर्स इतने सारे चल रहे हैं, चाहे वो यूएसए की बैंकिंग क्राइसिस हो, चाहे वो एकदम से एचडीएफसी का इतना ज़्यादा गिरना हो, कि विक्स का बढ़ना थोड़ा सा लाजमी है। और यहाँ से जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए भी दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी कि अब वो अगर वो फर्दर पोजीशंस लेते हैं तो उन्हें एटलीस्ट 11:30 या फिर 11 के आसपास इतने लो विक्स में उन्हें डील नहीं करना पड़ेगा। मूविंग ऑन फर्दर कि आज की रैली के मेन किरदार कौन रहे, तो आज की रैली के मेन किरदार रहे हमारा बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। बजाज ट्विंस तो आज सबसे बड़े, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा भागीदार जो रहे मार्केट का मूड सुधारने में, वो बजाज ट्विंस ही मैं कहूँगा। बजाज ट्विंस का बढ़ना बहुत ज़्यादा लाजमी है। हमने बजाज ट्विंस में, अगर आपको याद हो तो, रिजल्ट सीजन्स में ट्रेड भी ली थी जो हमारी काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल रही थी हमारी ट्रेड। वो हमने थोड़ी सी बुलिश साइड पे ही ली थी, क्योंकि बजाज फाइनेंस के मुझे फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि लोग उसे काफ़ी नेगेटिव नज़रों के साथ देख रहे हैं। अब जैसे जैसे उसके रिजल्ट्स आए, लोगों को थोड़ा सा एतबार हुआ बजाज फाइनेंस के ऊपर कि नहीं यार, एकदम से एक साल में ही इतना ड्रास्टिक शिफ्ट देखे नहीं आ सकता किसी स्टॉक में कि आप उसके वैल्यूएशन एकदम से इतने चेंज कर दे। इट टेक्स टाइम, ज़रा टाइम लगता है स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को चेंज होने में, खासकर जब परफॉर्मेंस में एकदम से चेंज ना आया हो। तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे चेंज होगी। कुछ स्टॉक्स में एकदम से भी वैल्यूएशंस में चेंज आते हैं और वो परमानेंट रहते हैं, बट मुझे नहीं लगता था ये उनमें से एक स्टॉक है। कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को वापस दोहरा रहा है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अभी मुझ में जान बाकी है, बजाज फाइनेंस अभी जिंदा है। तो बेसिकली ये हुआ बजाज फाइनेंस में। तो थोड़े बहुत आज ड्रैगर्स रहे, वो बस हमारे कुछ एफएमजीसी स्टॉक्स रहे थे और हमारे कुछ फार्मा स्टॉक्स रहे थे, जो कि बहुत लाजमी है क्योंकि जब सब गिर रहा था तो ये चीज़ें बढ़ रही थी। तो अब पैसा वहाँ से निकलकर इन ग्रोथ सेक्टर्स में आ रहा होगा प्रॉबेबली सी। एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता क्या हो रहा है, पर हाँ मार्केट मूवमेंट्स देखकर जो ये लगता है वो यही हो रहा है। आज एचडीएफसी बैंक ने भी थोड़ी रैली दिखाई है, हालांकि उतनी नहीं जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हम अपनी ट्रेड्स में, जो हमने एचडीएफसी बैंक में ट्रेड्स ली थी, उसमें हम अभी नेट पॉजिटिव हैं। उसमें हमने कुछ चेंजेस ज़रूर करे हैं। मैंने फार इन द मनी पुट ऑप्शन सेल करा है और आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन बाय करा है, उसे हेज करने के लिए।
तो देखते हैं उससे भी आज मेरे प्रॉफिट्स बने, क्योंकि आज HDFC बैंक बेसिकली ऊपर बढ़ा, जिससे मुझे फ़ायदा रहा उस पोजीशन में। एंड सेकंड ऑफ ऑल, जो मेरी बिल्कुल जो मेरी इन द मनी पोजीशंस आ गई थी ऑप्शन बाय करने के बाद, उनको मैंने शिफ्ट करके वापस फार आउट ऑफ द मनी के पुट ऑप्शंस बाय कर लिए हैं HDFC बैंक में। मुझे अब भी लगता है कि एक रैली बाकी है HDFC बैंक में। जो एक स्टीप फॉल देखा गया था वो लाजमी नहीं था HDFC बैंक को देखते हुए, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ही एक ओवर पेसिमिस्टिक व्यू बना लिया गया। क्योंकि अगर मैं सारे के सारे चीज़ें हटा दूं कि इनका मर्जर हो रहा है नहीं हो रहा, सारी चीज़ें हटा के ही मुझे HDFC बैंक अपने आप में काफ़ी अंडर वैल्यूड स्क्रिप्ट लगती है इस टाइम पे। चाहे मैं प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं, चाहे मैं इसके वैल्यूएशंस निकालूं, चाहे मैं नॉर्मल प्राइस टू इक्विटी देखूं, ओवरऑल मुझे ये स्क्रिप्ट अभी इस टाइम पर अंडर वैल्यूड लगती है। तो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स और जो रीजंस हैं जिसकी वजह से फॉल हुआ था, उसको देखते हुए मैंने इसमें फर्दर अपनी लॉन्ग पोजीशंस इंक्रीज करी हैं। तो हम देखेंगे कि ये आगे चीज़ें कैसे मूव आउट करती हैं। जो आज मार्केट्स बढ़ी उसके पीछे कुछ की फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है जिनका काफ़ी मेन किरदार रहा। सबसे पहले तो ग्लोबल क्लूज़ का अच्छा होना, तो वो सबसे ज़्यादा मेजर चीज़ थी जिसके कारण हमारे मार्केट्स में काफ़ी नेगेटिविटी देखी भी गई थी फ्राइडे को, क्योंकि सारे लोग बैंकिंग क्राइसिस से डरे हुए थे। और मैंने वापस कहा था कि बैंकिंग क्राइसिस बहुत रीजनली डिफाइंड बैंकिंग क्राइसिस है। अगर आप ऑन अ डिफरेंट नोट, अगर आप जेन्युइनली बैंकिंग क्राइसिस को थोड़ा डीप से समझना चाहते हैं कि क्या है बैंकिंग क्राइसिस, क्यों हो रही है, क्या हो सकते हैं इसके एक्चुअली फ्यूचर इम्पैक्ट्स, खुद से भी प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है बैंकिंग क्राइसिस के ऊपर, जिसमें मतलब कोई बिगनर भी जा सकता है, उस एक्चुअली बैंकिंग के बारे में सीख सकता है एंड देन बैंकिंग क्राइसिस को समझ सकता है अच्छे से। अगर कोई डीपली समझना चाहता है कि बैंकिंग क्राइसिस क्यों हो रही है एंड क्यों मुझे लगता है कि सिर्फ रीजनल बैंक्स में स्थित सिचुएशंस हैं, जिस तरीके की सिचुएशन में वो फंस चुके हैं चाहे अनचाहे, एकदम से इतने ज़्यादा हाई स्टीप इंटरेस्ट रेट्स होने के कारण मुझे नहीं लगता है दिक्कत नेशनल बैंक्स तक जाएगी। बिकॉज इस समस्या में जो बैंकिंग क्राइसिस हो रही है, एक बहुत मेन किरदार है ट्रस्ट का, एंड नेशनल बैंक्स पे लोगों को ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पर बैंक रन, बेसिकली लोगों का भागना अपने डिपॉजिट्स निकलवाने के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो वहाँ पे हमें, मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा डरने की बात है अभी कि क्या होगा, कैसे चलेगा हमारा आगे का काम। अगर हम थोड़ा सा फर्दर देखें कि आज मैंने क्या करा, तो मैंने आज एक कंपनी लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट के हिसाब से बाय करी है। उसका नाम है रेपको होम फाइनेंस। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या बाय करा है आज। इसके बारे में हमने कभी डिटेल्ड डिस्कशन तो नहीं करी है। एलसी अगर मैं इसके बारे में कोई वीडियो बना पाऊँ कि मैंने इसे क्यों बाय करा है, बट अगर मैं इसे एक समरी के तौर पे आपको बताना चाहूँ तो इसके बस दो मेजर रीजंस हैं। अगर मैं अपनी फिलॉसफी बताऊँ, वैल्यूएशंस मुझे अभी जस्टिफाइड लगे। बेसिकली स्क्रिप्ट के लोअर जाने के चांसेस बहुत कम है, अपसाइड ही जाने का स्कोप है। अगर है तो अपसाइड जाने का स्कोप से ये तो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि वो अपसाइड उसको मिलेगी नहीं मिलेगी। मेन बात है कि कंपनी टर्न अराउंड करना चाह रही है। अभी तक के एफर्ट्स मुझे जस्टिफाइड लगे एंड मुझे एक अच्छी प्रोबेबिलिटी लगती है कि वो कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है, बट करंट वैल्यूएशंस उसे फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं ज़्यादातर कि वो टर्न अराउंड हो पाएगा। तो बेसिकली अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में उस स्क्रिप्ट को लेकर, बट रिस्क कम है। लो रिस्क हाई अनसर्टेनिटी स्टॉक है। तो ऐसे टाइप ऑफ स्क्रिप्ट्स मुझे पसंद है जहां मेरे अपसाइड काफ़ी अच्छी हो सकती है बट डाउनसाइड मेरी लिमिटेड है, एंड वहां पे मुझे एक अपसाइड का अच्छा स्कोप लगता है अगर कंपनी टर्न अराउंड करती है, क्योंकि वैल्यूएशन उस टाइम पे बहुत एक्सट्रीमली चीप दिखने लग जाएंगे। कंपनी, अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक रहता है काफ़ी हद तक आपका ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू अर्निंग से भी मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ बहुत सारी कंपनी में कि प्राइस टू बुक वैल्यू वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू अभी अराउंड 0.5 के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है, क्योंकि कंपनी की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अब पीछे जा रही हैं, वो बेसिकली पास्ट का हिस्सा बन रही हैं। काफ़ी कंट्रोवर्शियल बेट है मेरी, सो देखना पड़ेगा आगे फ्यूचर में कैसी वर्कआउट करती है।
अगर हम बात करें थोड़ी और हमारे पोर्टफोलियो के बारे में, तो कोटक महिंद्रा बैंक की ट्रेड आज अच्छे रिटर्न्स देने लग गई हैं मुझे वापस, एंड अब हम, मुझे लगता है बिल्कुल लास्ट स्टेजेस पर हम एग्जिट करने वाले हैं इस ट्रेड को, एंड एग्जिट की बात चल ही रही है। तो जो मेरी वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेड थी, कैलेंडर स्प्रेड, पुट कैलेंडर स्प्रेड, जो मैंने काफ़ी हैवीली जिसमें मैंने ट्रेड्स ली थी, वो आज मैंने एग्जिट कर दिया है कुछ अच्छे प्रॉफिट्स के साथ। तो आज मेरा जो डिफरेंस था बेसिकली, जो मेरी सेलिंग पोजीशन से आया था, और जो सेलिंग पोजीशन से आया था, जो मेरा स्लाइट लॉस था जो मेरी बाइंग पोजीशन से आया था, वो आज सबसे कम था, एंड मेरे प्रॉफिट्स आज मैक्सिमम पे थे। तो एक काफ़ी अच्छे, बहुत सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स के साथ मैंने मेरी पोजीशंस को आज एग्जिट कर दिया है। सो आई एम लुकिंग फॉर न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ नाउ। सो देखते हैं वहाँ पे हम कहाँ जाते हैं। एंड मार्केट में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि टाटा मोटर्स के भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आ गए हैं, एंड टाटा मोटर्स ने भी आज बहुत अच्छी, बहुत फैंटेस्टिक रैली दिखाई है, ऑलमोस्ट 5% की, जो कि काफ़ी हद तक देखा जाए तो टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा करा है। कंपनी ने अपने आप को काफ़ी अच्छे से टर्न अराउंड करा है, उनकी कार्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं, काफ़ी कार्स मुझे भी ऑनेस्टली काफ़ी पसंद है, एंड तो कंपनी ने टर्न अराउंड काफ़ी अच्छे दिखाए हैं, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट चल रहा है, एंड टाटा इज़ अ ब्रांड दैट यू ट्रस्ट, एंड पीपल काफ़ी ट्रस्ट करते हैं उसे। तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ट्रस्ट के साथ इन्वेस्टर्स एकदम से भागे चले आते हैं इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए। आगे का क्या होगा ये तो पता चलेगा एक्चुअली, अगर कल वापस फर्दर मार्केट हायर जाने पर विक्स थोड़ा स्टेबलाइज होता है, एफआईआई डाटा बाइंग में ही रहता है, एंड सबसे मेजर इस टाइम पे मुझे लगता है एफआईआई डाटा से भी ज़्यादा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ कि डीआईआई डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चला है, क्योंकि डीआईआई ने एकदम से फ्राइडे को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेलिंग करी थी। सिर्फ आज के लिए ही सही, बट डीआईआई डाटा को देखना ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीआईआई ये अपनी सेलिंग थोड़ी कम करें, या एटलीस्ट एफआईआई थोड़ी अपनी बाइंग बढ़ाएं, उसे काउंटर करने के लिए। डीआईआई की सेलिंग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी फ्राइडे को, जो उससे मैं जो थोड़ा सा हल्का सा देखने का विषय है, क्योंकि डीआईआई हमेशा वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर काम करते हैं, और जब उन्हें वैल्यूएशंस हाई लगते हैं तो ही वो एक्सट्रीमली सेल करते हैं। बट मेरे व्यू पॉइंट के हिसाब से निफ्टी के वैल्यूएशंस, इंडिया के वैल्यूएशन एंड इंडिया की मैक्रो इकोनॉमिक जो स्थिति है इस टाइम पे, वो बहुत अच्छी है। तो मेरे को नहीं समझ आता है किस तरीके से उनका ये पॉइंट लाजमी है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि ये चीज़ें किस तरीके से प्ले आउट करेंगी। तो देखते हैं कल की गतिविधियाँ क्या रहती हैं। जस्ट लास्ट नोट, अगर किसको एचडीएफसी बैंक की ट्रेड के बारे से कुछ सिमिलर देखना हो तो आज आप देखेंगे कि अडानी के बारे में भी न्यूज़ आई है कि एमएससीआई के इंडेक्स से उसे निकाला जा सकता है, एंड जिसकी वजह से आज अडानी में भी थोड़ी सेलिंग स्प्री हमें देखने को मिली है। ये न्यूज़ तभी से ही आनी थोड़ी बहुत चालू हो गई थी जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, तो इसलिए सेलिंग उतनी ज़्यादा एग्रीवेट नहीं हुई, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में न्यूज़ पहले से थी। तो आप देख सकते हैं सिमिलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दोनों ही हमारी ट्रेड्स एक प्रॉक्सी प्ले की तरह रहेंगी, कहीं ना कहीं हमें बताएंगी कि एक दूसरे की ट्रेड के साथ क्या हो सकता है। एक अच्छी केस स्टडी रह सकती है कि जर्नली जब ऐसी न्यूज़ आती है तो हमें किन चीज़ों के लिए लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको आज की पोस्ट मार्केट रिपोर्ट अच्छी लगी हो, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।